यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये भी चलाया जा रहा है, राइट। तो इसके अंतर्गत जितने भी टेस्ट होंगे यहाँ पर मेंटरशिप के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे, टेस्ट अभी तो फिलहाल ये 1 है पहला, तो मैं पहला आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ, पहला पेपर डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी पेपर यहाँ पर होंगे तो मैं आपको यहाँ पर पूरे पेपर आपको यहाँ पर कराता रहूँगा, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट है जो भी 2024 का यूपीएससी का एग्जाम होना है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैकल्टी रहती है उनके द्वारा यहाँ पे टेस्ट लेकर आया जाता है, ठीक। और जो टेस्ट पेपर ऑलरेडी चल रहा है, करीब 12 पेपर 11 पेपर अभी चल चुका है, वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, ठीक है। तो उसके जो पेपर हैं उससे काफ़ी भिन्न होगा, ये काफ़ी अलग पेपर होगा ये, राइट, और काफ़ी अच्छा पेपर होगा, क्योंकि जो काफ़ी जो अच्छी फैकल्टी उनके द्वारा ये लाया जाता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है ग्लेशियर के विभिन्न भाग समान गति से चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे बोला जो ग्लेशियर है उसके जो विभिन्न भाग हैं समान गति से चलते हैं, राइट, जबकि पहला आपका गलत होगा। क्यों? जो ग्लेशियर इसके अलग अलग हिस्से जो होते हैं अलग अलग गति करके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर के बीच में आगे जो बढ़ती है इसे हिम के अपने आधार की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये समान गति से नहीं चलते हैं। सेकंड है, जलवायु में हो रहे जो परिवर्तन है उसको समझने में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो सेकंड स्टेटमेंट ये आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि वे बदलती जलवायु की संवेदनशील संकेतक होते हैं, अतः ये कहना गलत होगा कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन को समझने का इनका कोई उपयोग नहीं है, तो ये सेकंड भी यहाँ से गलत हो जाएगा। थर्ड, ग्लेशियर की बर्फ़ पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 3/4 ताज़ा जल ग्लेशियर में संग्रहित है, इसलिए ग्लेशियर जो है हिम पृथ्वी का जल दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है, और पृथ्वी जल मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार होता है। थर्ड आपका करेक्ट होगा। चौथा, ड्रमलिन अंडाकार की जो रिज जैसी विशेषता है जो मुख्य रूप से हिमनदों से बनती है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि ड्रमलिन क्या होता है, वे चिकनी अंडाकार जो रिज हैं इसकी जैसी विशेषता होती है, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो हिमनद है उससे बनी होती है, जिसमें कुछ बजरी रेत ये इसमें जो वो सब शामिल होते हैं। तो आपके दोनों स्टेटमेंट लास्ट के करेक्ट हैं, तो 3-4 स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब आपके 2, ठीक है, केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। यहाँ से 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, शीत मरुस्थल, ठीक है, शीत मरुस्थल का निर्माण प्रभावित होता है किससे, ठीक है, जो शीत मरुस्थल है उसका निर्माण प्रभावित होता है किससे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला बोल रहा है पर्वत श्रृंखलाओं के कारण होने वाले जो वृष्टि छाया प्रभाव उनसे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जल निकायों से दूरी, प्रचलित पवन प्रतिरूप से और अक्षांश और ऊंचाई के कारण जो तापमान होने वाले हैं उनसे उतार चढ़ाव से। तो किससे होता है कि जो आपकी शीत मरुस्थल उसका प्रभाव निर्माण जो उसका मरुस्थल का निर्माण प्रभावित होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये भी स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट, क्योंकि शीत मरुस्थल का निर्माण विशिष्ट जलवायु जो परिस्थिति उनके जो भौगोलिक विशेषताओं के कारण होता है, ठीक है। ये प्राथमिक कारक और जो पर्वत श्रृंखला इनके कारण होने वाले जो वृष्टि छाया प्रभाव है, जैसे कि आपका समुद्र में नम हवा पर्वतों की ओर बढ़ती है, ठीक है, और ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, जिससे क्या है परिणाम स्वरूप पर्वतों के जो पवनाभिमुख है वो ढाल की ओर वर्षा होती है, जिससे पवनाभिमुख ढाल की ओर वहाँ पहुँचने के कारण वह अपनी अधिकांश नमी को खो चुका होता है, जिससे शुष्क स्थिति क्या पैदा हो जाती है, राइट। जी देखो चारों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट होंगे, ठीक है, सभी 4 हैं, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। झील दिए और यहाँ पर राज्य दिए, हाफ लोंग झील, ठीक है, हाफ लोंग झील यह पर कहाँ है, असम में है, ना कि कर्नाटक में। हमीरसर झील आपकी है गुजरात में, ठीक है, पहला सेकंड आपका करेक्ट है। जो बडखल झील है ये आपकी होगी हरियाणा, ये भी आपका करेक्ट है। उलसूर झील आपका कहाँ कर्नाटक में होगी, ठीक है, असम आपका नहीं होगा। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं, तो आपके केवल 2 युग्म आपसे करेक्ट होंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ से है, पृथ्वी की सतह पर सूर्यतप की जो परिवर्तनशीलता है वो निर्भर करती है किस पर, ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने पर, ठीक है। तो देखो पृथ्वी द्वारा जो प्राप्त सौर विकिरण है उसकी मात्रा और तीव्रता एक दिन, मौसम और एक वर्ष के दौरान यहाँ अलग अलग होती हैं, अतः निम्नलिखित कारक हैं जो जिनकी विविधता के कारण यहाँ पर ये बनते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो क्या कारण है जिसके कारण से ये पृथ्वी के जो विकिरण है उसकी मात्रा से बनते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर आपका होगा पृथ्वी की अपनी धुरी से घूमने पर, ठीक है। दूसरा सूर्य की जो किरण है उसके झुकाव कोण पर, ठीक है। तीसरा आपका होगा दिन की जो लंबाई है उस पर, राइट। चौथा आपका होगा वातावरण की जो पारदर्शिता है उस पर, ठीक है। पांचवा होगा भूमि विन्यास की बनावट पर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ से डी, यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। सभी यहाँ पे जो विकल्प हैं इसके करेक्ट हैं, ठीक है। तो फोर्थ का आपका यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है,
पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप में से कुछ सूर्यताप की मात्रा धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष पर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोला है, राइट। देखो ऊष्मा बजट क्या होता है, राइट। ऊष्मा बजट है, ये क्या होता क्या है, वायुमंडल की ऊपरी सतह है उस पर प्राप्त 100 इकाई, मतलब 100 जो इकाई है, ठीक है, इसमें सूर्यताप से 35 इकाइयाँ धरातल पर पहुंचने वाले जो पहले अंतरिक्ष हैं उसमें परावर्तित हो जाती है, राइट। ये शेष जो 65 इकाई हैं उसमें से 51 जो 51 इकाई हैं उसमें पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसमें से पृथ्वी पुनः पार्थिव जो विकिरण है उसके रूप में लौटा देती है। ठीक है, तो ये पूरा इसका जो डिफिनीशन होगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर रहेगा इसका 5 नंबर का, देखो मैंने आपको पहले बताया। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी सूर्यताप जो अधिकांश मात्रा पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया था, ये भी मैंने आपको इसमें स्टेटमेंट में बताया। ठीक है, उसके वायुमंडल भी कुछ सूर्यताप द्वारा अवशोषित करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पृथ्वी जितनी ऊष्मा से सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ही मात्रा पुनः वापस लौटा रहती है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस प्रकार जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ऊष्मा पुनः क्या वापस लौटा रहती है। ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन इसे कहते हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ से 5वें का करेक्ट होगा। तो आपका जो 5वां होगा यहाँ से 5वें का डी इसका आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर, निरपेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है निरपेक्ष आर्द्रता हवा की वास्तविक जल जो वाष्प सामग्री है उसका माप होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो निरपेक्ष आर्द्रता है हवा की वास्तविक जल वाष्प सामग्री का माप होता है, राइट। सेकंड, इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में मापा जाता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही, क्योंकि इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में मापा जाता है और हवा की जो प्रति मात्रा है उसमें जलवाष्प की वजन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, करेक्ट है सेकंड। थर्ड, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर निरपेक्ष आर्द्रता समान होती है, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर निरपेक्ष आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हवा का तापमान बस ये निर्धारित करता है कि वह जलवाष्प धारण कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से थर्ड गलत होगा, तो 2 करेक्ट होंगे, तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 6वें का। 7वां नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, पद दिया है और आपका अर्थ दिया है, कोहरा, ओस, संघनन, पाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोले इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कितने युग्म यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, राइट। जिसमें करेक्ट युग्म हमारा होगा वो होगा पाला। ठीक है, पाला बोलता है ये ठंडी सतहों पर तब बनता है जब संघनन जो हिमांक बिंदु 0 डिग्री से नीचे हो जाता है, तो आपका क्या है ये बनता है। ठीक है, तो आपका पाला यहाँ से ओनली एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, पूछ रहा कौन सा सही है, तो आपका यहाँ सिर्फ चौथा स्टेटमेंट वाला करेक्ट है। चौथा मतलब आपका सिर्फ एक युग्म करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पद दिए हैं कुछ और कुछ अर्थ दिए हैं। फिर से हेडली सेल, फेरेल सेल, ध्रुवीय सेल और आपका यहाँ से देख लेते हैं और क्या है, बस 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इससे पूछा इन पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसके आंसर क्या क्या है देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कितने युग्म सही हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सही कितने हैं, चलो इसको देख लेते हैं। हेडली सेल क्या होता है इसको देखते हैं पहले। हेडली सेल क्या होता है, हेडली सेल एक जो बड़े पैमाने हैं, ठीक है, एक बड़े पैमाने हैं उसका वायुमंडलीय परिसंचरण है, जिसमें हवा भूमध्य रेखा के पास से ऊपर से उठता है और ऊंचाई पर ध्रुव की ओर बहता है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय में उतरता है और वह फिर से क्या सतह के पास भूमध्य रेखा की ओर बहने लगता है, राइट। ये आपका क्या होता है हेडली सेल होगा, राइट, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है, फेरेल सेल क्या होता है। फेरेल सेल देखो क्या होता है, फेरेल सेल एक मध्य अक्षांश वायुमंडलीय परिसंचरण है, जिसमें हवा उपोष्णकटिबंधीय में ऊपर उठती है और उच्च ऊंचाई पर क्या ध्रुव की ओर बढ़ती है और फिर क्या है मध्य अक्षांश में उतरती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। ये यहाँ पर बोला है उपध्रुवों से क्षेत्रों में नीचे उतरती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये मध्य अक्षांश में उतरती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला भी स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तीसरा जो ध्रुवीय सेल है ये क्या होते हैं, जो मैं बताता जा रहा हूँ आप इसको भी रीड करते हैं। ये क्या है, देखो ध्रुवीय सेल जो करेक्ट आंसर, ये तो फिलहाल गलत है, इसका करेक्ट क्या होगा ध्रुवीय सेल का, एक कम अक्षांश वाला, ठीक है, एक कम अक्षांश वाला वायुमंडलीय परिसंचरण, जिसमें हवा ध्रुवों के पास से ऊपर उठती है। ठीक है, ध्रुवों के पास से क्या ऊपर उठती है, ये बोला है भूमध्य रेखा के पास से ऊपर उठती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव के पास ऊपर उठती है और उच्च ऊंचाई पर क्या ध्रुव की ओर बहती है, वो क्या है उपध्रुवीय क्षेत्रों में उतरती है, तो इस वजह से क्या ध्रुवीय सेल होता है। ये फेरेल सेल हो गया, ये आपका हेडली सेल होगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत हैं, जो तीनों मैंने आपको बताया वो सब स्टेटमेंट आपके सही थे जो मैंने बताए थे। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही था, तो कोई सही नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला एस्कर
सर्क और मोरेन, इनमें से कौन सी भू आकृतिक ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती हैं? भू आकृतिक ग्लेशियर में से कौन सी निर्मित होती हैं, आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। एस्कर, ठीक है। एस्कर क्या होता है? एस्कर ये रेत और बजरी से बनी चोटियाँ हैं जो ग्लेशियरों के भीतर और नीचे जो सुरंग है उसके माध्यम से यहाँ ग्लेशियरों के शीर्ष पर पिघले जो पानी है उसकी चैनलों के माध्यम से बहने वाला जो हिमनद उसको जल द्वारा जमा हो जाती है ये, ठीक है। तो एस्कर ये कहलाती हैं। दूसरा क्या, सर्क क्या होता है? सर्क होता है ये अक्सर हिमनद घाटियों के जो शीर्ष हैं उस पर पाए जाते हैं। ये हिमाच्छादित पर्वत में जो सबसे आम भू आकृतियाँ वो होती हैं, ठीक है। तो आपका सर्क हो गया। उसके बाद क्या बचा? मोरेन। मोरेन क्या होता है? मोरेन आपका होता है वे हिमनद जो निक्षेप की लंबी चोटियाँ हैं जिनमें टर्मिनल मोरेन ग्लेशियरों के अंत पर जमा जो मलबे उसकी लंबी चोटियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों बातें क्या है एकदम यहाँ पर करेक्ट बता रहा है जो भू आकृतियाँ ग्लेशियर द्वारा। तो एस्कर, सर्क और आपका मोरेन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एस्कर, सर्क और मोरेन ये क्या हैं जो हाल ही में भी न्यूज़ में थे, ठीक है। तो क्या है, बोलेगा ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर की भू आकृतियाँ हैं, या बोलेगा कुछ अभी जो कुछ वायरस है न्यूज़ में आए, या कुछ अभी टेक्निक है न्यूज़ में, तो इससे करके अभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से पहला स्टेटमेंट है मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण नम भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 10वें का ये बोल रहा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारक के कारण शुष्क भूमि या शुष्क और अर्धशुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला नम, ठीक है। अगला क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से मरुस्थलीकरण का अर्थ मौजूदा मरुस्थलों का विस्तार है, ठीक है। जो मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है मौजूदा जो मरुस्थल है उसका विस्तार करना। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि इसका अर्थ होता है मौजूदा जो मरुस्थलीकरण है इसका विस्तार नहीं, इसका विस्तार करना नहीं होता है, इसका विस्तार नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके इनकरेक्ट हैं। तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन पोषण भी पढ़ाई भी योजना, ठीक है, के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना देश भर की आंगनबाड़ियों में प्रारंभ, बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE पर केंद्रित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है सेकंड नंबर ECCE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा भी, ठीक है, क्योंकि जो आपका ECCE कार्यक्रम है नई शिक्षा नीति सिद्धांत के जो अनुरूप है उसमें मातृभाषा में शिक्षा को क्या प्राथमिकता देना और पोषण भी पढ़ाई भी जो ECCE द्वारा नीति शुरू की गई उसमें परिवर्तन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी इसमें। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 का आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, ठीक है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये उत्पादकों को उनके उत्पाद के पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से 12 का ये हो जाएगा, जो कि जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि उत्पादक और उनके उत्पाद को पूरे जीवन चक्र में पर्यावरणीय जो प्रभाव होते हैं उनके लिए जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। सेकंड है EPR विभिन्न प्रकार के कचरे जिनमें प्लास्टिक कचरा, ई कचरा और बैटरी कचरा यहाँ पर शामिल होता है उस पर ये लागू होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा सी। इससे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। हमने दोनों स्टेटमेंट तो सही निकाल लिए, सही है, लेकिन पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। इनमें से देखो आपका करेक्ट अगर पूछता कौन सा सही है तो आपका ये होता, अगर पूछा कौन सा सही नहीं है तो आपका डी हो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का यहाँ से आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो गलत है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रव्यापी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन जो आपका AHDF है उसने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 1 मई 2023 से 31 मार्च 2028 तक राष्ट्रव्यापी जो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन है KCC अभियान वो शुरू किया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो है 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक है ना कि 28 तक है, ये गलत हो गया। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना 1985 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो थी किसानों के लिए समय पर ऋण सहायता प्रदान करना वो 1998 में शुरू की गई थी, राइट। यहाँ पर क्या बोले 1985 में, तो ये भी गलत हो जाएगी। थर्ड है यह अभियान पशुपालन और मत्स्य पालन जो गतिविधि है उसमें लगे जो छोटे भूमिहीन किसान हैं उसको ऋण सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा करेक्ट होगा तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ओनली 3 करेक्ट है, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा
केवल एक, ठीक है, ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, बाजार अनुभव केंद्र, ठीक है, बाजार अनुभव केंद्र MEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत सरकार ने NAFED के सहयोग से बाजरा अनुभव केंद्र जो हैं अनुभव केंद्र MEC की शुरुआत यहाँ पर की है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे बाजरा अनुभव केंद्र, यह बाजार नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं प्रिंट में यहाँ पे हुआ है 14 नंबर में बाजरा अनुभव केंद्र होगा यहाँ पर, ठीक है, बाजार नहीं होगा, राइट। तो ये देखो बाजरा यहाँ पे लिखा है, बाजरा अनुभव केंद्र, तो बाजरा लिख सकते हैं यहाँ पे, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ये बात सही बोला है। दूसरा, केंद्रीय बजट 2022-23 में बाजरा को श्री अन्न यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, 2022-23 में। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है, केंद्रीय बजट 2023-24 में इसको कहा गया था, ना कि 22-23 में। सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट हो गया। तीसरा, UNGA ने वर्ष 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यहाँ पर घोषित किया है, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, ठीक है, तीसरा करेक्ट है। गलत कौन सा है, सेकंड गलत है, राइट। तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। 14 का स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा कौन सा गलत था, सेकंड गलत था ना, 1 और 3 हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 देखते हैं 14 में। 14 में मेरे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3 मतलब 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा 14 का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा, भारत जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत चौथा है, न कि दूसरा। चिकित्सा उपकरण श्रेणी में 40% बाजार हिस्सेदारी के बाद चीन वैश्विक बाजार में प्रभुत्व रखता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 40% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका विश्व में, न कि इसका चीन, ठीक है, अमेरिका हो गया। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा 15 का आंसर यहाँ से हो जाएगा पर डी, ना तो 1 ना ही 2। 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये हो जाएगा, जबकि यहाँ पर पहला गलत है। क्यों, क्योंकि 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में MSME दिवस 2023 की थीम फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया @75 है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि भारत में MSME दिवस की थीम है भारत के लिए भविष्य के लिए तैयार MSME @100, ना कि 75। तो ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है ये जोगी घोपा मणिपुर में है, ठीक है। तो 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का पहला मल्टी जो मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये जोगी घोपा असम में है, ठीक है, ना कि मणिपुर। जोगी घोपा सही बताया, लेकिन मणिपुर नहीं होगा, असम होगा, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक परिवहन केंद्र है जो परिवहन के विभिन्न तरीकों को एक स्थान पर जोड़ता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही हो जाएगा, सेकंड बात एकदम सही बोल रहा है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17 का बी आंसर हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, गैर संचारी रोग के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसको। गैर संचारी रोग NCD, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, गैर संचारी रोग जिन्हें दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, इनकी लंबी अवधि होती है और ये अनुवांशिक शारीरिक कारकों में संयोजन का परिणाम होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, सही बता रहा है, क्योंकि इनकी लंबी अवधि होती है और मानसिक शरीर जो पर्यावरणीय व्यवहारिक है उसमें कार्य संयोजन में परिणाम होते हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा, गैर संचारी रोग मुख्य प्रकार का हृदय संबंधी रोग होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो गैर संचारी रोग होती हैं इनका प्रमुख प्रकार होता है हृदय संबंधी रोग, जैसे दिल का दौरा, ठीक है, स्ट्रोक, कैंसर, पुराना श्वसन रोग, ठीक है, और आपका जो पल्मोनरी डिसीज है वो अस्थमा। तो ये सब आपके क्या है, जो गैर संचारी रोग उसमें आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा गया सही, तो सही आपका सी आंसर हो जाएगा, 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समर्थ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहे हैं। दूसरा, समर्थ अभियान का आशय सशक्त महिला आत्मनिर्भर राष्ट्र है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो आपका समर्थ अभियान है इसका सशक्त महिला आत्मनिर्भर इसका राष्ट्र, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एंजल टैक्स की शुरुआत 1991 में लागू किया गया था
इंजल टैक्स की शुरुआत या फिर जो इंजल टैक्स है 1991 में क्या लागू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है। क्या? इंजल टैक्स शुरुआत 2012 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। बीमा व्यवसाय में शामिल बैंकों और संस्थाओं को एंजल टैक्स की छूट दी जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉड आधारित फूलित निवेश फंड है, जहाँ निवेशकों की संख्या 50 से अधिक है, ऐसा फंड है, हेज फंड नहीं है, उन्हें भी यहाँ पर छूट दी गई है इसमें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, ठीक है। बी करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 2 करेक्ट है तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो 20 का बी। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है छठे हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है। छठे हिंद महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। छठे हिंद महासागर सम्मेलन की थीम शांति, समृद्धि और अनुकूल भविष्य के लिए साझेदारी थी, ठीक है। सेकंड यहाँ पर बात, ये जो बात बोले ये एकदम करेक्ट है, राइट। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 है हाल ही में जारी बाल कुपोषण का स्तर और रुझान संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान GME रिपोर्ट संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है 38.7% भारतीय बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित थे। वेस्टिंग से क्या है? प्रभावित थे। तो पहला जो यहाँ पर जो बात बता रहा है, फर्स्ट बात है यहाँ पे, पहला यहाँ पे गलत है, ठीक है। पहला क्योंकि 18.7% ना कि 38.7, तो ये गलत हो जाएगा। ये करीब 18% ज़्यादा बता रहा है, इससे दुगुना बता रहा है, बल्कि हैं 18.7, ठीक है। दुनिया भर में कमज़ोर बच्चों में से आधे बच्चे भारत में रहते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ये बात, इसकी बात सही बोल रहा है। तीसरी बात क्या है? 2022 में भारत स्टंटिंग दर कितनी थी? 9.7% थी। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका रह जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो भारत में स्टंटिंग बोने पर था, बोनेपन की दर ये 31.7% थी, जो एक दशक से पहले 41.6% थी, ठीक है। तो अभी गलत हो जाएगा ये। तो सही कौन सा है? ओनली एक करेक्ट है, तो ये इसका 22 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 23 नंबर क्वेश्चन में कैल्शियम 41 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। कैल्शियम 41 एक दुर्लभ दीर्घकालिक रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। क्या है? एक दुर्लभ दीर्घकालिक रेडियो आइसोटोप से। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जिसकी अर्धायु कितनी है? 99,400 वर्ष है, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? इसका उत्पादन पृथ्वी की भूपर्पटी में होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 23 का सी, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं। 24 यहाँ से है भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया, ठीक है, फार्माकोपिया आयोग जो है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, राइट, उनने PCIMH अपनी यात्रा के दौरान आयुर्वेदिक क्लिनिक का उद्घाटन यहाँ पर किया है, ठीक है। तो 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका रहेगा, ये गलत है, क्योंकि केंद्रीय आयुष और जो बंदरगाह जो जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया जो आयोग है वो गाजियाबाद का दौरा किया है, ठीक है। कहाँ का? गाजियाबाद उन्होंने दौरा किया है इसका। और PCIMH की जो ऑफिस है, पोर्टल और ऑनलाइन पोर्टल, इसका उद्घाटन किया है, ना कि आयुर्वेद क्लिनिक का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के तहत PCIMH जो है आपका जो होम्योपैथी के लिए, इसका फोकस ASU&H दवाओं की गुणवत्ता उसके नियंत्रण पर है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात सही बोला है। केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसका उद्देश्य मुफ्त परामर्श देना, ठीक है, ये गलत है। ये ऑनलाइन जो पोर्टल है ये फार्माकोपियल मोनोग्राफ की जो सॉफ्ट कॉपी है इसके विक्रय के लिए है, ठीक है, ना कि इसको मुफ्त परामर्श देना, ये गलत। ओनली एक करेक्ट है। तो 24 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 25 क्वेश्चन है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है नेवा, इसके बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। क्या है? नेवा लोकहित के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने वाली सरकार के प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नेवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP से है, ठीक है, एक से है, ठीक है। तो करेक्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। तो 25 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, उड़ान 5.1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
उन मार्गों को अनुमति देना जहां मूल या गंतव्य स्थान में से एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, उनसे है। तो पहला स्टेटमेंट आपका 26 का ये बोल है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में 40% तक की कमी की गई है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। इन जो यात्री हैं उनमें क्या है कि जो किराया हवाई किराया यात्रा में सीमा तक 25% सीमा तक यहाँ पर कम किया गया, ना कि 40% तक। ऑपरेटरों के लिए वायबिलिटी, ठीक है, वायबिलिटी गैप जो फंडिंग है इसको कैप सिंगल और ट्विन इंजन दोनों के लिए काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 26 में हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर को देखते हैं यहाँ पे। 26 में हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इनकरेक्ट। देखो मैं बताता हूँ 2 सही हैं, ठीक है, 1 गलत है। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 1। कौन सा सही नहीं है, केवल 1 सही नहीं है, ठीक है। तो 26 का आपका यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, राइट। देखो आपको पहले देख लेना क्या सही है और क्या नहीं सही है, तो आपको ऐसे करके मार लेना जैसे मैं टिक मारता हूँ, उसके बाद आपको देखना कि क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से करना है, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इन जो आपका एनालिटिक्स एंड नॉलेज एस्टिमेशन प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। पहला है AI सुपर कंप्यूटर AIRA CDEC पुणे में स्थापित किया गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, ये पुणे में स्थापित किया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, ये प्रणाली भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, संघाई सहयोग जो आपका संगठन है SCO के शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया और को पर्यवेक्षक राज्य के रूप में आमंत्रित यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहा है। दूसरा, शिखर सम्मेलन का विषय जो था, इसका शिखर सम्मेलन का हमारा विषय है, इसका जो विषय बोला है सिक्योर्स SCO, ठीक है, टॉर्ड सिक्योर SCO। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ से आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन है कैच द रेन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है जल संकट वाले जो जिले हैं उसमें कृषि को बढ़ावा देना जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के अभियान का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ये अब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जल संरक्षण उपाय के जो प्रभावी कार्यान्वयन इसका सुनिश्चित करना जो जल शक्ति अभियान है कैच द रेन अभियान उसके मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की कार्यान्वयन पर कार्यशाला की अध्यक्षता की है, ठीक है। तो बोला कार्यशाला की अध्यक्षता की है। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर रहेगा ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकेंड भी स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला देखते हैं तीसरा, कृषि के लिए जल संरक्षण 2023 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन की थीम थी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता ये इसकी थीम थी, तो ये भी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। पूछा क्या गलत कौन सा है, तो तीनों गलत हैं, सभी तीन। डी इसका आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर है भारतीय नौसेना जहाज जो आपकी है सिहानोक विले, ठीक है, सिहानोक विले कंबोडिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय नौसेना की जो ये यात्रा थी इसके बारे में। सिहानोक विले में पोर्ट कॉल का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 30 रहेगा, उसका गलत है, क्योंकि जो सिहानोक विले है ये पोर्ट कॉल का उद्देश्य कंबोडिया के साथ भारत मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसका प्रदर्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान ये संचालन करेगा, गलत है। रियर एडमिरल जो गुरचरण सिंह है सिहानोक विले में अपने पोर्ट कॉल के दौरान भारतीय नौसेना को जहाज में दिल्ली और सतपुड़ा की कमान यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, केवल 2 करेक्ट है। 31 पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR के जो अद्यतनीकरण है उसके सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान कर्नाटक यहाँ पर क्या है, कर्नाटक में शुरू किया गया है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर है ये आपका अभियान गोवा में शुरू किया गया है, ना कि कर्नाटका में। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट है जैव विविधता के संरक्षण संधारणी जो धारणी उपयोग है उसके दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता
प्रबंधन समितियां बीएमसी बनाई गई। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला गलत हो गया था तो दूसरा करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 31 का। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। कोयला जो क्षेत्र है उसके बारे में क्वेश्चन है। कोयला क्षेत्र द्वारा 2027 तक 67 जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको परियोजना को पूरा करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है कोयला परिवहन के संबंध में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी FMC ये जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य कोयला जो वैगनें हैं उनकी संख्या को बढ़ावा देना, ठीक है। तो 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोयला परिवहन के संबंध में फर्स्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उसके परियोजना मुख्य उद्देश्य था खदानों में कोयलों की सड़क जो परिवहन है उसको समाप्त करना, ठीक है, न कि इनकी संख्या को बढ़ावा देना, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड, धीमी लोडिंग प्रक्रिया और कोयले की जो निम्न गुणवत्ता तीव्र लोडिंग प्रणाली है उसके कोयले को हैंडलिंग प्लांट जो है उसमें साइलो, ठीक है, हैंडलिंग प्लांट साइलो और जो साइलो है उसके कुछ लाभ होते हैं ये। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कम लोडिंग और बेहतर कोयले की गुणवत्ता रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले कोल हैंडलिंग प्लांट के कुछ फ़ायदे होते हैं। तो ये आपकी ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा सेकंड भी। थर्ड नंबर, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल त्वरित और लागत प्रभावी कोयला परिवहन का विकास करना। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो ओनली वन करेक्ट है, तो 32 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 है, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है, ठीक है। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है किससे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान दोनों से, ठीक है। अगला है 34 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण एक नवीन सूर्य के आसपास धीरे धीरे घूर्णन करते हुए पदार्थों से हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 34 का आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ पर सही हो रहा है। दूसरा, निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तुत और 1796 में पीले लॉपलॉस, ठीक है, पीले लॉपलॉस द्वारा संशोधित की गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। पूछ क्या रहे कौन सा सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोला है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह नहीं बोलते हैं। शुक्र सघन वातावरण को कारण शुक्र जो है सघन वातावरण के कारण चमकीला होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं। ये अधिक चमकीला और क्योंकि इसका वातावरण सघन होता है, जो इस तक पहुंचने वाले जो सूर्य है उसका अधिकांश प्रकाश लगभग 70% को पुनः अंतरिक्ष में प्रवर्तित कर देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो 35 का पूछ रहे कौन सा सही होगा, तो आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद पदार्थों में जो पदार्थों के घनत्व हैं उसका अनुमान लगाना संभव है, ठीक है। क्या है? उसका अनुमान लगाना संभव है। पहला स्टेटमेंट ये बोला है आपका, ये करेक्ट भी होगा। दूसरा यहाँ से उल्काओं की संरचना और संगठन पृथ्वी के ग्रह के समान हैं, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा अभी, राइट। तीसरा स्टेटमेंट है भूप्रपटी की जो मोटाई है समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो 36 का आंसर होगा वो हो जाएगा 36 में तीनों सही है, तो आपका यहाँ से आंसर होगा सी, सभी तीन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ ज्वालामुखी के निकलने वाली छोटी ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गलित चट्टानें हैं उसमें एस्थेनोफियर, जो गलित चट्टानें एस्थेनोफियर से आती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोला है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जो भूप्रपटी और सतह पर पहुँचने वाले जो शैलकृत हैं, ठीक है, पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ये बोला है। तो मैग्मा की जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे स्थित एक अत्यंत गर्म तरल जो अर्ध तरल चट्टान होती है उसकी पृथ्वी की स्वतरित जो संरचना है उसके आंतरिक कोर और बाहरी कोर के मेंटल को शामिल होता है उसमें, न कि ये इसका शैलकृत पदार्थ, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, भूप्रपटी का घनत्व मेंटल से अधिक होता है, जो भूप्रपटी है उसका घनत्व मेंटल से अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो भूप्रपटी है मेंटल की तुलना में कम घने होते हैं, ठीक है, कम घनत्व होता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट होगा, ठीक है। 37 में ओनली वन करेक्ट है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा।
जैसे 38 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा सही है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर साथ संरेखित होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही हो जाएगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से लगभग 11 डिग्री के झुके हुए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो पूछ रहा है कौन सा आंसर सही है, तो 38 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 38 हो गया। 39, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अधिकांश जानकारी प्रत्यक्ष जो स्रोत है वहाँ से प्राप्त होती है, राइट। तो 39 का स्टेटमेंट पहले आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा अधिकांश ज्ञान काफ़ी हद तक अनुमानों के निष्कर्ष के आधार पर आधारित है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत यहाँ पर हैं, न कि अप्रत्यक्ष स्रोत। तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या है कौन सा सही है, कोई सही नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, भारतीय प्लेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय प्लेट टेक्टोनिक रूप में जो प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट है उससे भिन्न होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो 40 है इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय प्लेट जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग में शामिल है, और प्रायद्वीपीय प्लेट भारत की जो भारतीय प्लेट है उसका अभिन्न अंग होती है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ये हिमालय के साथ एक अभिसरण प्लेट की सीमा बनाती हैं और जो पाकिस्तान और म्यांमार में एक तक क्या विस्तृत होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड करेक्ट, पहला गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका पहला गलत था, दूसरा सही, तो उसको बी यहाँ से आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसके संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना। पहला, शुरुआत में सभी महाद्वीप एक एकल महाद्वीप है, उसका जो निर्माण है उसका समूह का निर्माण किया गया जिसे लॉरेशिया कहते हैं, ठीक है। देखो पहला गलत क्यों, क्योंकि पहला आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीप का निर्माण करते हैं और विशाल भंडार जो महासागर है इसे घेरे हुए हैं, ठीक है। महाद्वीपीय का नाम पेंजिया है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, जबकि विशाल भंडार को इसको पेंथालसा कहते हैं, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल उत्तरदायी कारक मानते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेगनर ने बताया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसके लिए ध्रुव पलायन बल और ज्वारीय बल यहाँ पर उत्तरदायी होंगे, राइट, ये करेक्ट है। तीसरा, पृथ्वी का क्रस्ट लगभग 20 खंडों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो थर्ड स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो महाद्वीपीय विस्थापन है इसका सिद्धांत के अनुसार क्रस्ट लगभग 20 खंडों में विभाजित है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के यहाँ पर कहते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो गलत कौन सा है आपका, पहला गलत था। कितने सही, सिर्फ दो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट सही है, दो क्वेश्चन सही है। तो 41 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं, मेंटल प्लूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, मेंटल प्लूम मेंटल एक निश्चित स्थान पर असामान्य रूप से गर्म मैग्मा निरंतर आपूर्ति प्रदान करता है जिसे हॉट स्पॉट यहाँ पर कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट 42 का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अधिकांश मेंटल जो हैं प्लूम टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं से दूर स्थित हैं, जबकि अन्य जो प्लेट सीमा है उसके पास असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, महाद्वीपों पर मेंटल प्लूम बाढ़ बेसाल्ट व्यापक के संचय के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जब एक प्लूम हेड जो लिथोस्फीयर्स के आधार पर सामना करता है तो ये चपटा हो जाता है और बड़े पैमाने पर ये बेसाल्ट मैग्मा बनाने के लिए विघटन से गुजरता है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो तीनों बातें एकदम यहाँ से आपकी करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है, तो डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 का डी, राइट। 43 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समुद्री क्षेत्र मुख्य रूप से नई परत निर्माण खनिज संसाधन जो उद्गम है उसके द्वितीय परितंत्र का निर्माण के समर्थन यहाँ पर स्थल होता है। तो करेक्ट आंसर 43 का सी, मध्य महासागरी कटक, ठीक है। मध्य महासागरी कटक जो मध्य महासागरी कटक है जिसके रिज प्रणाली जो होती है पृथ्वी की पहाड़ों से सबसे व्यापक श्रृंखला बनाती है, जिसमें क्या 90% से अधिक पर्वत श्रृंखला जो है गहरे समुद्र में स्थित होते हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 60,000 किलोमीटर होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 44 है, आमतौर पर संसदीय जो सरकार कही जाने वाली सरकार प्रणाली का वैकल्पिक नाम क्या है, ठीक है। जो आमतौर पर संसदीय सरकार है हम लोग कहते हैं, कही जाने सरकार की प्रणाली वैकल्पिक क्या नाम है इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का डी, उपयुक्त में सभी, मंत्रिमंडल सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का
वेस्टमिंस्टर रूप, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ से इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 क्वेश्चन यहाँ से, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे? प्रथम संशोधन में से कौन से संविधान यहाँ पे प्रावधान शामिल थे, तो ये बताना है आपको, ठीक है। पहला है भूमि सुधारों की जांच से छूट देना, ठीक है। दूसरा है संविधान में पिछड़े वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा भी आपका करेक्ट है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाना, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट। तीनों बातें यहाँ पे एकदम करेक्ट हैं। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, अगर सही पूछता है तो। क्या पूछा सही, तो सी के आंसर होगा, ठीक है। 46 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य के सबसे सटीक रूप में दर्शाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 46 का आपका डी, ये सरकार के अधिकार को रेखांकित और प्रतिबंधित करता है। तो डी यहाँ से 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, आप विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह कैसे प्रभावित करेंगे, ठीक है। किस तरह से प्रभावित करेंगे? करेक्ट आंसर होगा आपका कानून की जो न्याय संगत है और निष्पक्ष का प्रयोग करके, ठीक है। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर, परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार है, जो परिभाषा के अनुसार अगर हम जानेंगे तो संवैधानिक जो सरकार होती है क्या होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 48 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, राइट। जो क्या होगी उसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो ये इसके देखो संविधान एक संवैधानिक सरकार द्विदलीय या राजशाही सहित विभिन्न रूप ले सकती है और एक लोकप्रिय सरकार होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। यहाँ पर इसका आंसर होगा। सरकार की जो शक्तियां हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित हैं। ये अधिकार नागरिकों के राज्य की कार्रवाई से क्या बचाते हैं और संवैधानिक जो सरकार है उसके एक प्रकार को सीमित सरकार बताते हैं, जिसे क्या संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने से परिभाषित किया जाता है, राइट। तो हमारे यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स जो वाद था, ये केस था, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा आपका भारत के जो संविधान थे, ठीक है। भारत के संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत इससे शामिल था, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों पर जो राजनीतिक निषेध सिद्धांत था उसके प्राथमिकता देने से सिद्धांत था। तो दोनों बातों से जो आपका मिनर्वा मिल्स बात था संबंधित था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। 49 का डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विशेषाधिकार रेट जारी करने के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अनुसार विशेषाधिकार रेट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो 50 का जो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बोला है ये गलत होगा, राइट। क्योंकि जो आपका संविधान का अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय 32 में और जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय वो आपका 226 में, दोनों सेम में नहीं होगा, ठीक है। कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में सेम बोल रहा है। परमादेश रिट एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका उपयोग किसी भी सार्वजनिक अधिकारी या अभिकरण को अनिवार्य कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात एकदम सही बोल रहा है। तीसरी, किसी राज्य के राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल यहाँ पर पहले होना चाहिए था ना, ऐसा किसी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति ऐसे लिखा होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश की मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, दो स्टेटमेंट करेक्ट है तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 50 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो करेक्ट हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत में किसी भी कानून में भूतलक्षी संशोधन की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बल्कि गलत है। पहला क्या हो जाएगा, भारत में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आपराधिक कानूनों को भूतलीय रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है, हालांकि नागरिक कानूनों के मामले में पूर्वव्यापी संशोधन संभव है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए केवल तभी दोषी ठहरा सकता है जब वह किसी कार्य करने में समय प्रभावी कानून का उल्लंघन करता हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड करेक्ट है। तीसरा, भारत का संविधान एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाने या दोहरा दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है। 51 में आपके दो करेक्ट है, उसका आंसर आपका हो जाएगा 51 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से पहला गलत था तो दूसरा तीसरा सही था, तो बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 का बी, ठीक है। 52 नंबर, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को क्या बढ़ावा देते हैं और डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकंड है,
वे अत्यंत पवित्रता और स्थायित्व, ठीक है, अत्यंत पवित्रता और स्थायित्व का दर्जा रखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, वे उचित प्रतिबंध और इसके अधीन अलावा जो पवित्र इसके अलावा अधीन और पवित्र नहीं है, ठीक है, और संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा इन्हें कम या निरस्त कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इनमें से अधिकांश सिद्धांत को सीधे लागू किया जा सकता है, जबकि कुछ चुनिंदा सिद्धांत को संसद और राज्य विधान जो सभा है उसके अधिनियमित कानून के माध्यम से लागू करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पूछ रहा है कौन से सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 52 का डी। 53 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 32 संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा यहाँ से, अनुच्छेद 32 को किसी कार्यकारी आदेश या कानून की संवैधानिकता, ठीक है, निर्धारित करने के लिए तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह सीधे तौर पर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करता हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट है, ठीक है। पहला भी आपका क्या था, करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट हो गया। तीसरा, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों और अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 32 गैर मौलिक जो संविधान है उसके अधिकार, वैधानिक अधिकार और प्रथागत जो अधिकार, इसी तरह के अन्य अधिकार को छोड़कर केवल संविधान के निर्धारित मौलिक अधिकारों पर ही परिवर्तन लागू हो सकता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, जब मौलिक अधिकारों को लागू करने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष मूल अधिकार क्षेत्राधिकार होता है, तो चौथा ये आपका गलत है। जब मौलिक अधिकारों को कायम रखने की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार होता है, जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार के साथ चलाता है, ताकि न कि उसका विशेष, ठीक है। तो चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3-4 आपके गलत हैं, 2 आपके सही हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। 3-4 आपके गलत हैं, 2 सही हैं, 1-2 सही हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा 1 और 2, ठीक है। 53 का ए, ठीक है, 1 और 2। अगला देखते हैं 54 नंबर। 54 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किस प्रकार सरकारी कार्यक्रम को NFSA के तहत एक मुख्य घटक के रूप में पहचाना जा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, PM पोषण योजना, ये आपका करेक्ट है। PM किसान सम्मान निधि, ये आपका गलत होगा, ये नहीं है। उसके बाद क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवा, ये आपका करेक्ट है। तो 1, 2, 4 हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो सी यहाँ से, सॉरी सी ने ए में है, 1, 2, 4 आपका ए में आएगा, तो ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 55 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आमतौर पर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 55 है इसका हो जाएगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर 55 का बी, पश्चिमी घाट, ठीक है। ग्रेट इंडियन जो हॉर्नबिल है मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट पे पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। 56 नंबर, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, ठीक है। पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी है NBS योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, विशिष्ट उर्वरक उत्पादों पर आधारित सब्सिडी प्रदान करने वाली पिछली जो प्रणाली है उसको बदलने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना लागू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, NBS योजना के तहत सरकार के नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटास K और सल्फर S सहित व्यक्तिगत उर्वरक जो पोषक तत्व हैं इसके लिए प्रति किलोग्राम विशिष्ट सब्सिडी की स्थापना की है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, NBS योजना के तहत। तीसरा है, सब्सिडी के पोषक तत्वों को जोड़ने के उद्देश्य किसानों को यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास के अत्यधिक उपयोग से रोककर संतुलित उर्वरक को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका जो तीसरा है ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे यहाँ से आपके 56 में करेक्ट होंगे। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पूछा कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर होगा तीनों, सी। तीनों एकदम जो NBS के बारे में बातें सब सही बातें बोला, जो आप पे फैक्चुअल पॉइंट है वो सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। अगला है 57 नंबर। 57 क्वेश्चन है, मिश्रित वास्तविकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिश्रित जो वास्तविकता है वास्तविक और आभासी दोनों वातावरणों को एकीकृत करती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 57 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह वास्तविक वास्तविकता जिसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं और संदर्भित वास्तविकता जिसको आर्गुमेंट रियलिटी बोलते हैं, दोनों तत्व शामिल यहाँ पर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा है,
मिश्रित वास्तविकता वाले वातावरण में भौतिक और आभासी वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती हैं और वास्तविक समय में परस्पर क्रिया नहीं कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मिश्रित वास्तविकता में विशिष्ट जो विशेषता है उनमें से एक भौतिक और एक आभासी वस्तु के सह अस्तित्व में वास्तविक समय पर परस्पर प्रभाव करने की क्षमता होती है। तीसरा गलत हो जाएगा। दो स्टेटमेंट सही है तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है, उसके बीच किसके बीच स्थित है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का आपका डी, ओंटारियो झील और आपका इरी झील। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, वे सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, मिशिगन झील महान झीलों में से एक है, एकमात्र झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, पहला भी करेक्ट है। दूसरा, तीसरा, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपके करेक्ट होगा, तो आंसर आपका होगा 59 का डी। पूछे कौन सा सही है, तो डी। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, पहला आपका करेक्ट होगा। दूसरा, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, माउंट मैकिनले अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर क्या पूछा है। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट सही, तीनों सही है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला पर का हिस्सा है। ठीक है, करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा आपका बी, अलास्का रेंज। जो माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचे पर्वत डेनाली का पूर्व आधिकारिक नाम था, ये दक्षिण जो मध्य अलास्का है उसमें स्थित है। ठीक है, अलास्का रेंज। 62, संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं इसको लगाएंगे तो आएगा ओंटारियो। ठीक है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा, तो यहाँ से सी आपका आंसर होगा। ठीक है, मैप में आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैप मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ये इसको देख सकते हैं। राइट, अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, इनमें से कौन सी, इन जो चार बोला है तो इनमें से कौन सा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 63 होगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर प्रायद्वीप दिए, यहाँ पर संबंधित जल निकाय दिए हुए हैं। ठीक है, उंगोवा प्रायद्वीप, अलास्का प्रायद्वीप, आपका युकाटन प्रायद्वीप। ठीक है, संबंधित जल निकाय कौन कौन से, इसको मैच करते हैं। देखो इनमें से कितने युग यहाँ पर बोला सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके। देखो उंगवा प्रायद्वीप आपका हडसन खाड़ी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अलास्का प्रायद्वीप आपका बेरिंग सागर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, युकाटन द्वीप, मैक्सिको खाड़ी। तो तीनों की क्या है, तीनों युग में आपके एकदम करेक्ट है, प्रायद्वीप जो जल संबंधित निकाय है उससे। ठीक है, तो तीनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी तीन, 64 का सी। अगला 65 देखते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में स्थित नहीं है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा स्थित नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका 65 का हो जाएगा यहाँ पर सिम्पसन जो मरुस्थल है ये। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। जो सिम्पसन रेगिस्तान है मध्य ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी क्षेत्र के दक्षिण जो ऑस्ट्रेलिया है उसके क्वींसलैंड शुष्क लाल रेतीले मैदान है, वहाँ पर एक टीलों का बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, सी 65 का सी। 66 नंबर, 66 से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। गलियारा दिया है और आपको कहाँ कहाँ से जोड़ता है वो दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। डेविस जल जो डमरू मध्य, इसको देखते हैं। जो डेविस जल डमरू मध्य है, राइट, तो इसको देख लेते हैं। देखो आप इसको मैप से अगर सॉल्व करेंगे 66 क्वेश्चन को तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं से समझाऊंगा यहाँ पे आपको क्लियर ये नहीं समझ आएगा। राइट, तो 66 क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर आपका हो जाएगा। राइट, और उसके बाद क्या है, ये बोला पनामा नहर, बेरिंग जल डमरू मध्य डी है। ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य, ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये बोला कितनों को जोड़ता है, कितने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। बेरिंग जल डमरू, अलास्का और रूस। ठीक है, पनामा आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे बोला कितने सही है, तो करेक्ट आंसर जो 66 है उसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है,
केवल 2, ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों को आप एक बार मैप में अच्छे से देख लेंगे तो आपका काफ़ी समझ आ जाएगा, राइट। 67 नंबर, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बैरियर झील और ग्रेट सॉल्ट लेक विनिपेग झील को, ठीक है। तो मैच देखते हैं सेट करके इनको, ठीक है। उनको उत्तर से दक्षिण मैच करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आएगा ग्रेट बियर झील, ठीक है, ग्रेट स्लेव झील, राइट। उसके बाद आपका विनिपेग झील, उसके बाद आपका ग्रेट सॉल्ट लेक। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर जो मैच करने को आएगा ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर, राइट। इसका भी कोशिश करेंगे, मैप अगर होगा तो मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वलित पर्वत विश्व की सबसे नवीन, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पर्वत है। तो पहला स्टेटमेंट 68 का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ब्लॉक या अवरोधी पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव बलों से होता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। हुड और शास्ता माउंट रेनियर ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये भी आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हुड और शास्ता माउंट रेनियर ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण, ये इसके उदाहरण नहीं है, ये आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट हैं, तो 68 का आपका 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। ज्वालामुखी दिए हैं और आपके स्थिति दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं 69 नंबर में यहाँ पर बोला है कोटापेक्सी, कोटापेक्सी आपका इक्वाडोर में करेक्ट है। माउंट पिनाटुगो ये फिलीपींस में करेक्ट है। पेरिकुटिन, पेरिकुटिन आपके मैक्सिको में करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा, इधर से तीनों करेक्ट हैं। और देखते हैं, और यहाँ से आपका बस 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सभी 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69 का सी। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर, आग्नेय जो सेल है उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। आग्नेय सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने जो मैग्मा है उसके यहाँ से होता है, उसके निकलने से होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, ये ठोस परत रहित एवं जीवाश्म रहित यहाँ पर होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, नीस, साइनाइट, स्लेट, सिल्ट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि इसके क्या प्रमुख उदाहरण हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो होगा ये आपका गलत है, क्योंकि नीस जो आपका साइनाइट, स्लेट, सिल्ट ये मार्बल, क्वार्टजाइट आदि रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण, ठीक है। किसको उदाहरण है, रूपांतरित, ना कि जो आपका आग्नेय के बारे में पूछ रहा है। तो ये गलत है। तो 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बी, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 70 का, ठीक है। अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन यहाँ से है, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जलवाष्प गैस क्या होती है, निष्कासित होती है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मौना लोआ सील्ड ज्वालामुखी का क्या है, उदाहरण है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो भी है वो भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो मौना लोआ सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है, ठीक है, वे हवाई द्वीप के आसपास के दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हैं, राइट। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, स्ट्रेटो ज्वालामुखी श्यान चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से क्या बह जाते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। जो वे श्यान चिपचिपे लावा हैं, चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से क्या नहीं बहते हैं, ठीक है। ये क्या आसानी से बह जाते हैं, गलत है, नहीं बहते हैं। तो आपका 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा 71 का बी, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औषधि चट्टानें अधिकांशतः परतदार रूप में क्या है, पाई जाती हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि औषधि चट्टानें अधिकांशतः परतदार होती हैं और इन पर जो अपक्षय है उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है, ठीक है। सेकंड है, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की औषधि चट्टानों का कोयला यहाँ पर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दामोदर महानदी और जो गोदावरी नदी है उनके बेसिनों की औषधि जो चट्टान है उसमें कोयला पाया जाता है, ठीक है। थर्ड है, औषधि चट्टानों का निर्माण ग्लेशियर के अपरदन से भी होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसका जो 72 का आंसर होगा, आंसर आपका सभी 3 कितने सही हैं, सभी 3 यहाँ पर स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन यहाँ से भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, एस तरंगों की गति पी से कम एवं एल से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, बात सही बोल रहे हैं। दूसरा, पी तरंगे प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है।
तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुरूपण होती है, ठीक है। अपरूपण जो तरंगे हैं ये प्रकृति की जो प्रकाश हैं उस तरंगों के समान अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तीसरा है एल तरंगें, जो एल तरंगे हैं धरातली तरंगे होती हैं, जो एल तरंगे होती हैं धरातली तरंगे होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपके कौन से करेक्ट हो गए, आपका पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 73 का सी, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, विश्व के अधिकांश अपसारी किनारों के मध्य महासागरीय कटकों के समानांतर होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये दिया हुआ है, राइट, 74 का। और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि विश्व में अधिकांश जो सीमांत तथा अपसारी सीमाएं इसके मध्य जो महासागरीय कटक हैं उसके सहारे हैं, ठीक है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, करेक्ट है। अपसारी प्लेट संचलन के समय अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट है उसके नीचे छेपित होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका है यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इसमें दो प्लेट एक दूसरे की गति की ओर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर भारी जो व तेज जो गति वाली जो प्लेटें हैं उसका हल्की व कम गति वाली प्लेट के नीचे छेपड़ करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओनली का 1 करेक्ट है, ठीक है। तो 74 का आंसर आपका हो जाएगा केवल 1। 75 यहाँ पे वलन के प्रकार हैं और उदाहरण दिए हूँ, ठीक है। सममित वलन, असम्मित वलन, समनत वलन और आपका एकनत वलन, ठीक है। तो इसको देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं, जिसमें बोले कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसको मैच कर लेते हैं। देखो जो सम्मिलित, यहाँ पे सम्मित नहीं होगा सम्मिलित होगा, ये गलत लिखा होगा, ठीक है। सम्मिलित जो वलन होगा इसमें स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत, ये आपका करेक्ट है। असम्मित जो असम्मित होगा ये सम्मिलित होगा और ये असम्मित होगा, ये स्टेटमेंट सही लिखा है। सम्मित को आप सम्मिलित कर लेंगे और सम्मित को सही लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन का जो दक्षिण पेनाइन पर्वत है ये होता है, ये भी करेक्ट है। जो समनत है, ठीक है, समनत वलन आपका होता है पाकिस्तान का जो काला चीता पर्वत है, ठीक है। समनत वलन जो पाकिस्तान का काला चीता पर्वत है वो होगा। उसके बाद एकनत वलत क्या होता है, एकनत वलत वो होता है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो 75 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, चारों करेक्ट हैं, ठीक है। 76 नंबर, निम्नलिखित जो इस्तेलाह करती हैं उसके बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है रिपल प्रचलित हवा की दिशा के समकोण पर स्थित नियमित लहरदार भूआकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि प्रचलित हवा की दिशा में समकोण स्थित है, समकोण में स्थित होती हैं और ये नियमित लहरदार भूआकृतियाँ होती हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा लोएस स्थलीय अवसाद हैं, लोएस क्या है, स्थलीय अवसाद हैं जिनका निर्माण बड़े पैमाने पर क्वार्ट्ज से बने जो विंड ब्लाउन होता है उस गात के कण से होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ड्यून वायु द्वारा ढीली रेत से निर्मित टुकड़ों का संग्रह होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। दून या डिब्बा हवा जो ढीली रेत है उससे निर्मित जो टुकड़े हैं उसका संग्रह होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, देखते हैं इसमें स्टेटमेंट इसके क्या क्या हैं। 76 में तीनों बातें इसकी करेक्ट थी, ठीक है। तो 76 में हमारा क्या हो जाएगा, तीनों बातें करेक्ट है, तो सी सभी तीन इसकी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 76 का आपका सी। 77 देखते हैं। 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेहराब के ध्वस्त होने पर बाद समुद्र में खड़ी स्तंभ के समान चट्टान की क्या स्टैच कहते हैं, जो खड़ी स्तंभ के आकार के समान चट्टान को क्या स्टैच कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही होगा, क्योंकि स्टैक किसे कहते हैं, मेहराब या ध्वस्त होने के बाद समुद्र में जो खड़ी स्तंभ होती है उसको स्टैक कहते हैं, ठीक है। दूसरा रोधिका क्या है, ठीक है, रोधिका पता होनी चाहिए। देखो रोधिका इसका निर्माण ज्वारी जो तरंगे हैं, ठीक है, उसमें समुद्री धाराओं द्वारा लाए गए जो अवसाद है उसके निक्षेपण से होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तीसरा, पहला दूसरा तो करेक्ट है। तीसरा, पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल हैं तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान से होता है, ठीक है। पुलिन क्या होता है, पुलिन को देख लेते हैं। पुलिन समुद्र तटीय भाग में बालू बजरी जो गोलास्म आदि होते हैं उसमें जमाव की जो निर्मित स्थलाकृति होती है उसे पुलिन कहते हैं। इसका निर्माण उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच आने वाले स्थान में होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो जो आंसर हो जाएगा 77 का, इसका तीनों स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हैं, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 78 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है, 21 के तहत कौन से एक मौलिक अधिकार में से नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ओनली 4 विवाह का अधिकार, ठीक है, ये एक आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 78 का बी, ठीक है, 4 ओनली 4। और कौन कौन से हैं आपका, जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, राइट,
और स्वास्थ्य का अधिकार है। तो ये सब क्या, ये सब हैं इसमें। कैदियों को कानून का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, ये सब इसमें है। वो कौन सा नहीं है, जो आपका विभागाधिकार था, ये नहीं होगा। 78 का बी हो जाएगा। 79 मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 79 का आपका ये हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त जो अधिकार हैं उसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, अनुच्छेद 32 को क्या जो है निलंबित किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थान स्थापित किए जा सकते हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद जो 27 है, ठीक है, इसके तहत प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। राइट, तो यहाँ पे जो तीसरा वो गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट हैं, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ से होगा, संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसके लिए बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। कब, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसने संविधान सभा की जो निर्माण है उसके लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 81 नंबर, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान इसकी गारंटी देता है। ठीक है, भारत का संविधान क्या इसकी गारंटी देता है, वो तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अधिकांशतः मौलिक अधिकार सीधे तौर पर परिवर्तनीय होते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वे राजनीतिक लोकतंत्र को क्या है, बढ़ावा देते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है जो मौलिक अधिकार हैं उसके संदर्भ में एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो तीनों सही हैं। 82, संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, करेक्ट आंसर आपका होगा भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित किया गया, क्योंकि इसमें न्याय संगत मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी व्यापक सूची शामिल है। वास्तव में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी अन्य देश से संविधान से मौजूद मौलिक अधिकारों से अधिक विस्तृत है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82 का सी। 83, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति एक सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 83 का आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात सही बोला। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द थे, अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, तो सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल ये नहीं होगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे क्या था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक है, तीनों, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है। 83 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। पूछ रहे कौन सा सही है, तो ए सही है। 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको संशोधित किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। तीसरा, प्रस्तावना को उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है इसका। ठीक है, तो 84 है यहाँ से इसका। 84 को जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि प्रस्तावना के जो अन्य भाग हैं उससे स्वतंत्र होकर कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। राइट, तो तीसरा भी करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीनों सही है। तो 84 का डी। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोर्ट ने देखो ये भी कहा है कि प्रस्तावना का समानता कोई विधिक प्रभाव यहाँ पर नहीं माना जाएगा, परंतु संविधान के कोई अन्य भाग हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, इस वजह से हमारा तीसरा भी सही होगा। तो तीनों सही थे, तो डी यहाँ से इसका आंसर होगा। 85 नंबर देखते हैं। 85 है, भारतीय संघीय जो पद्धति है उसमें विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संघीय पद्धति के बारे में। ठीक है, पहला है, भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। संघबद्ध होने वाली इकाइयाँ को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। राइट, तो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में समान नहीं बल्कि असमान प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 85 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ये राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि भारतीय जो संघ राज्य उसके बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका संघ में राज्यों का कोई संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है, अगर सही पूछा तो ओनली वन करेक्ट होगा। 86 का ए। 87 है, नए राज्य के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये दिया यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट जो 87 होगा इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान राज्यों में सीमा को परिवर्तित नए राज्य का निर्माण करने के लिए प्रभावित राज्यों की सहमति अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वर्तमान राज्यों की सीमा को परिवर्तित कर नए राज्य का निर्माण करने के लिए प्रभावित राज्य हैं उनकी सहमति आवश्यक नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, राज्यों का निर्माण सीमाओं और क्षेत्रों के जो नाम है उसमें परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, सही बात बोल रहा है, क्योंकि राज्य को निर्माण सीमाएं क्षेत्र का नाम को परिवर्तन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक समान बहुमत और साधारण जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से पारित कर सकते हैं। तो तीसरा आपका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? आपका पहला और तीसरा सही है, ठीक है। पहला और तीसरा सही है, तो आपके आंसर हो जाएंगे 1 और 3, ठीक है। 87 का सी। 88 नंबर देखते हैं, 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीमाओं से संबंधित परिवर्तन के लिए पहली अनुसूची में परिवर्तन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि राज्यों की सीमाओं के संबंधित परिवर्तन के लिए पहली अनुसूची में परिवर्तन एक समान बहुमत और साधारण बहुमत प्रक्रिया से किया जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर विशेष यहाँ पर अधिनियम नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। राज्य निर्माण संबंधी जो विधेयक है इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर है 88 का, ये यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 88 का बी नंबर, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस में निहित है? किस में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 89 का बी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें, ठीक है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। अनुच्छेद और यहाँ पे संबंध, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो अनुच्छेद 1, इसमें क्या संघ के क्षेत्र के नाम जिसके मुताबिक इंडिया यानी भारत के राज्यों का संघ होगा, इसलिए क्या है ये युग्म आपका सही सम्मिलित है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या है, ये संसद को ये शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, इसलिए हमारा ये गलत है, ये बोला कि नाम परिवर्तन करना, ये गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, जो नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के सीमाओं के नियमों का परिवर्तन इसमें शामिल होता है, ठीक है। प्रवेश और स्थापना नहीं, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो पहला ओनली करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90 का केवल एक युग्म। 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, पहला गलत है। दूसरा, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1935 से लिया गया था। मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्यों में मूल संविधान में देखो, मूल संविधान में जो थे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया था, सीधे से उल्लेख किया ही नहीं गया है, तो ये भी गलत, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। पूछ रहे कितने कथन सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं, डी। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना गैर न्यायिक है। क्या बोल रहा है? भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है गैर न्यायिक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका कथन सही बोल रहा है। दूसरा कथन यहाँ से, हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में उल्लिखित तत्वों पर आधारित है, यदि उनमें किसी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि संविधान के हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में ही बात कर रहा है यहाँ, ठीक है। ये भी बात कर रहा है, तो दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा, 92 का ए। 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका
पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा 93 में, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा न्यू स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, सेकंड बात ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखो ये तीनों बातें एकदम सही, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। ये पॉइंट जो मिला है आपको 93 नंबर क्वेश्चन का, ये आप सीधे से अपने पॉइंट में कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में समानता क्या क्या है, किस टाइप से पूरक है, तो ये आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। 94 आसियान जो है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य के रूप एक राजनीतिक आर्थिक संघ मंच होगा, ठीक है। तो 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं, ब्रुनई देश हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा आसियान +3 भारत, चीन और जापान यहाँ पर शामिल हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आसियान +3 में आपका एक ऐसा मंच है जो आसियान और 3 पूर्वी एशियाई देश चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, ठीक है, भारत यहाँ पर नहीं है, ये शामिल है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 94 का आंसर हो जाएगा आपका, दो करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, पहला और दूसरा करेक्ट था। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला दूसरा करेक्ट था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों करेक्ट हैं, राइट। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय टाइगर रिजर्व को औपचारिक रूप से 1956 में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था और इसका नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर होगा 95 का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। सिमुल पेड़ के नाम पर ये बने टाइगर रिजर्व को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के नाम पर रखा गया था। 1956 में इसे आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था, जो इस प्रतिष्ठा में बड़ी बिल्ली या प्रजाति की आबादी के संरक्षण के रूप में सुरक्षा जो प्रदान करता है इसको, ठीक है। 95 का डी, ठीक है। 96 अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द ब्लूबगिंग, ठीक है, ब्लूबगिंग किससे संबंधित है? ब्लूबगिंग किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आपका प्राधिकरण की अनुमति के बिना ब्लूटूथ कनेक्शन को इंटरसेप्ट करने के और हेरफेर करने की तकनीकी, ठीक है। 96 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 भारत में सैन्य विधि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये क्या होगा, ये इंग्लैंड की समान विधि, ये देखो मार्शल लॉ जो है ये भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित इसको नहीं किया गया, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसे भारतीय संविधान कहीं परिभाषित नहीं किया, ये तो गलत है। लेकिन इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये तो बात गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये क्वेश्चन है 97, इसे जो अनुच्छेद 34 है, एक ऐसी स्थिति जो मौलिक अधिकार की जो प्रतिबंध है उसका प्रदान करता है जब भारत क्षेत्र में भीतर किसी क्षेत्र में फौजी कानून या मार्शल लॉ लागू करता है। फौजी कानून की उदाहरण इंग्लैंड के समान विधि से ली गई है, ठीक है, इंग्लैंड से, न कि जर्मनी से। दोनों गलत हैं, तो 97 का आंसर हो जाएगा। पूछ रहे कौन सा सही है, ना तो एक ना ही दो, 97 डी। 98 नंबर देखते हैं। 98 है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। क्या गलत हो जाएगा? यहाँ पे क्या है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया था ऊपर, ठीक है, गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। मौलिक जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती सोवियत संघ और जो समाजवादी गणराज्य है वहाँ से प्रेरित था, यहाँ से गलत। मौलिक कर्तव्यों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही होगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो ओनली 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 98 का, ठीक है। 99 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका में अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है, राइट। देखते हैं 99 नंबर। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 99 का, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, ठीक है, और उसके बाद आएगा आर्थिक और राजनीतिक। मनोवैज्ञानिक यहाँ पर इसका नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता को अवसर जो क्षमता है उसमें प्राप्त करने के लिए दिखाता है, ठीक है। सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय है, और आर्थिक न्याय, ठीक है, और आपका राजनीतिक न्याय, ये 3 जो न्याय है। आपका मनोवैज्ञानिक यहाँ पर नहीं होगा। तो 1, 3, 4 सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा,
100 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 100 का हो जाएगा यहाँ पर बी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति कब? 1976 1976 में गठित इस समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल किया करने की सिफारिश की, जिसे अंतर संविधान के भाग 4A के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपका टेस्ट था, ये टेस्ट नंबर 1 जो मैंने पूरा इसको डिस्कस कर लिया है, राइट। और देखो टेस्ट 2 भी कुछ टाइम में यहाँ पर इसका आएगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम का जो रहता है, टेस्ट रहता है, टेस्ट सीरीज, वो मैं आपको यहाँ पर पूरी कराता जा रहा हूँ। 1 नंबर अभी आ गया तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा करा दिया, 2 नंबर जल्दी आएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ से कवर करा दूँगा। उसके बाद ये जब करते जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जो दृष्टि का चल रहा है, ऑलरेडी 10 पेपर में करा चुका हूँ, 11वें पेपर भी स्टार्ट करने वाला हूँ से, तो वो भी आप करते रहेंगे। ठीक है, जो मेंटरशिप का है वो भी मैं कराता रहूँगा, जो दृष्टि का वो भी चल रहा है वो भी आप कर सकेंगे, और जो विजन आईएएस का चल रहा है तो वहाँ पे वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो तीनों टेस्ट हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इनको। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो इसका अपडेट रहेगा सेकंड कब लाएंगे, वो जब भी आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट इसका दे दूंगा। ठीक है, और जो आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड किया तो इसका भी अपडेट मैंने कल दे दिया था कि कब ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कुछ कमेंट देना है, कुछ सुझाव देना तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।